फॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जिसके अंदर हर एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग के सब्जेक्ट को अपन 360 डिग्री पे घुमाएंगे। वो हर एक क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक क्वेश्चन को फंसाने की कोशिश करेंगे। तो जोड़ दीजिएगा हर एक उस बच्चे को जिसका ख्वाब नर्सिंग ऑफिसर बनना है, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट सिस्टम, हर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से बनने वाले क्वेश्चनों को डील करेंगे आज ही के सेशन में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर। शुरुआत करने जा रहे हैं आज के दिन के बेहतरीन सेशन की बिना किसी देरी के। लेकिन प्लीज कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा और कमेंट जरूर करना है, क्योंकि कमेंट ही आपको कॉन्फिडेंट कराएगा डियर। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। द नर्स प्लान टू फ्रीक्वेंट असेस ए पोस्ट थायराइडेक्टमी पेशेंट फ्रॉम। चलिएगा, क्वेश्चन ने क्या पूछा है। एक नर्स है जो प्लानिंग कर रही है, बार बार कर रही है, असेस करना चाहती है, यानी असेसमेंट करना चाहती है। किसके अंदर करना चाहती है? पोस्ट थायराइडेक्टमी। एक मरीज है जिसमें थायराइड की सर्जरी हो गई है। एक मरीज है भैया जी जिसमें क्या हो गई है? थायराइड की सर्जरी हो गई है, उसमें असेस कर रही है। क्यों करना चाहती है वो बार बार असेसमेंट? तो पहला बोल रहे हैं पॉलीयूरिया, भाई साहब में यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा। दूसरे ने बोला तुझे पता नहीं है, लेरिंगो स्पाजम होगा, क्योंकि थायराइड की सर्जरी करेंगे, लेरिंग्स का इन्वॉल्वमेंट, कुछ अगर लेरिंजियल नर्व डैमेज हो गई तो मरीज में क्या हो जाएगा? लेरिंगो स्पाजम हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन होगा। लास्ट बोल रहा है हाइपो एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स होगा। जवाब दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपकी थायराइड ग्लैंड होती है भैया जी, इसके पीछे पाई जाती है। कौन पाई जाती है? पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पैराथायराइड। कौन पाई जाती है? पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। और पैराथायराइड ग्लैंड के सी सेल, पैराथायराइड ग्लैंड की सी सेल क्या रिलीज करती है भैया जी? सी सेल किसको रिलीज करती है? किसका रिलीज करती है? कैल्सिटोनिन का। कैल्सिटोनिन हार्मोन को रिलीज करेगी। अब मुझे बताओगी कि हाई गलती से मिस्टेक बोले तो गलती से अगर थायराइड ग्लैंड के साथ में पैराथायराइड ग्लैंड को अपन ने रिमूव कर दिया, जो इसके बैक साइड में पोस्टीरियर सरफेस पे पाई जाती है, तो मरीज में किसकी कमी आ जाएगी? कैल्सिटोनिन भी निकल जाएगा। और मरीज में क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज द लेवल ऑफ, किसका लेवल कम हो जाएगा भैया जी? किसका लेवल कम हो जाएगा? कैल्शियम का बॉडी में लेवल कम हो जाएगा। जैसे ही बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम होगा, मरीज में हाइपोकैल्सीमिया, और हाइपोकैल्सीमिया में बॉडी में क्या होता है? सीवियर स्पाजम आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। पहला बोल रहा है पॉलीयूरिया होगा। क्या पहला बोल दिया कि पॉलीयूरिया होगा? तो भैया जी पॉलीयूरिया का यहाँ कोई संबंध नहीं है। थायराइड ग्लैंड क्या यूरिन आउटपुट को मेंटेन करती है? क्या रिटेंशन करवाती है? क्या एक्सक्रीशन करवाती है? नहीं सर। थायराइड का आपका थायराइड हार्मोन क्या करता है? तो मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है। किसमें काम करेगा? मेटाबॉलिज्म का काम करता है। और मेटाबॉलिज्म का संबंध यूरिन से नहीं होगा, तो ये बात गलत है, पहला हटा दो। तीसरा बोल दिया हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। तो भैया जी हाइपरटेंशन किस कंडीशन में होता है? हाइपरथायरॉइडिज्म में होता है, कभी भी हाइपोथायरॉइडिज्म में नहीं होगा। जब थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया तो थायराइड हार्मोन की बॉडी में कमी आएगी, ना कि बढ़ेगा। तो कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन नहीं होकर के यहाँ क्या देखने को मिल सकता है? हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपोटेंशन। तो सी भी गलत हो गया। लास्ट बोल रहा है हाइपो एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स। हाइपो एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स किस मरीज में देखने को मिल सकता है? जिसके अंदर मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी होती है। यहां इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसको भी गलत कर देंगे। राइट आंसर क्या चला जाएगा? मरीज में सांस है तो आस है, सांस के बारे में पता करो। अगर मरीज में कैल्शियम का लेवल कम हुआ और सीवियर लेरिंग में स्पाजम हो गया, अगर आपका लेरिंग से रुक गया तो मरीज में दिक्कत हो जाएगी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर किसका होगा? बी। तो याद रखिएगा, थायराइड की सर्जरी के बाद में मरीज को बार बार किस चीज के लिए देखना है? लेरिंगो स्पाजम के लिए कैल्शियम का कंसेप्ट हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, ध्यान रख लेना। एक होती है कौन सी सर्जरी? एक सर्जरी होती है टॉन्सिलेक्टमी की, और दूसरी कौन सी सर्जरी देखने को मिलेगी? दूसरी सर्जरी होती है थायराइडेक्टमी। याद रख लेना, जब जब इतिहास गवाह है, जब जब मरीज में थायराइड की सर्जरी होगी, जब जब थायराइड की सर्जरी होगी, आपको ब्लीडिंग कहां देखने को मिलेगी? ब्लीडिंग कहां देखने को मिलेगी? बैक साइड ऑफ द नेक, बैक ऑफ द नेक। आपको मरीज में क्या असेस करना है? ब्लीडिंग को असेस करना है। याद रखिएगा, डबल स्टार नहीं 5 स्टार क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, टॉन्सिल की सर्जरी होने पे ब्लीडिंग कहां देखोगे? तो मरीज में असेस करना है
स्वॉलोइंग को असेस करना है, स्वॉलोइंग को असेस करना। अगर मरीज कुछ निगल रहा है तो समझ जाना मरीज में ब्लीडिंग हो रही है। अगर मरीज कुछ निगल रहा है तो मरीज में क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। और अगर थायराइड की सर्जरी कर दी तो ब्लीडिंग कहां देखने को मिलेगी, गर्दन के पीछे देखना। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, थायराइडेक्टमी यानी बाहर की साइड में ब्लड आएगा यहां और वो कहां चला जाएगा, पीछे की साइड में चला जाएगा, यानी कॉलर के आसपास देखना। लेकिन अगर टॉन्सिल की सर्जरी होगी तो ब्लड अंदर रहेगा, मरीज निगलने की कोशिश यानी स्वॉलोइंग करेगा। और दोनों ही सर्जरी के अंदर मरीज को रेड कलर के फ्रूट, रेड कलर के खाने के आइटम अवॉइड करना होता है। यानी ऐसा नहीं मरीज को गाजर खिला दी, ऐसा नहीं मरीज को टमाटर खिला दिए, अगर वो लाल लाल चीजें खाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ब्लड है या आइटम है। तो रेड कलर के चीजों को क्या करना है, अवॉइड करना है। रेड आइटम को क्या करना है, अवॉइड करना है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अपने क्वेश्चन का जवाब क्या चला गया, बी। आगे चलू डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक से एक जानदार शानदार क्वेश्चन डील करेंगे, जोड़ दीजिएगा जल्दी से मैक्सिमम बच्चों को ताकि उन तक ये कंटेंट पहुंच पाए भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है वुंड ड्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग। किसी भी मरीज के अंदर वुंड की ड्रेसिंग करनी है, कौन सा मेथड काम में लोगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। रेड कलर का आइटम कॉमेडी के लिए नहीं बताया, एग्जाम का बना हुआ क्वेश्चन है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वुंड की ड्रेसिंग करनी है, कैसे करोगे। तो पहला बोल रहा है सेप्टिक टेक्निक काम में ले लेंगे, दूसरा बोल दिया मेडिकल एसेप्सिस काम में लेंगे, तीसरा बोल रहा है सर्जिकल, लास्ट बोल रहा है मेडिकल सर्जिकल। कमेंट फास्ट डियर, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, लाइव सेशन को अटेंड कर रहा है लेकिन बाबा कमेंट नहीं कर रहा रे। कमेंट नहीं करोगे तो कैसे करोगे खुद को कॉन्फिडेंट। बहुत बढ़िया। सेप्टिक नहीं होता है, एसेप्टिक टेक्निक काम में ली जाती है मेडिकल एसेप्सिस, मेडिकल प्रोसीजर में। यहां जवाब क्या चला जाएगा, सर्जिकल एसेप्सिस। लास्ट बोल रहा है मेडिकल सर्जिकल, नहीं भैया जी, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। और ये सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, हैंड वॉशिंग। किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले सबसे पहले करनी होती है हैंड वॉशिंग। क्लियर हो गया। वुंड को क्लीन करना है, वुंड को कैसे करोगे, इनर टू आउटर, इनर टू आउटर क्लीन करना है। कैसे क्लीन करोगे, इनर टू आउटर क्लीन करना है, याद रख लेना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं बेड शोर वाला मरीज है, अगर मरीज कौन सा हो गया, डेकुबाइटिस अल्सर का बोल देना, डेकुबाइटिस अल्सर का बोल देना, या प्रेशर सोर का। अगर मरीज किसका है, प्रेशर शोर का है, उसके अंदर कैसे करोगे ड्रेसिंग, तो जवाब देना है आउटर टू इनर। उस मरीज में ड्रेसिंग कैसे करोगे, इनर टू आउटर। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, एक मरीज है जिसमें ड्रेन लगा हुआ है और ड्रेन के पास में उसकी क्लीनिंग करनी है। किसके पास में, ड्रेन लगा हुआ है। ड्रेन का मतलब कोई ना कोई ट्यूब लगा रखी है, क्लीन कैसे करें, तो इनर टू आउटर। इनर टू आउटर का मतलब ऐसे जलेबी की तरह घूमना है भैया जी। कैसे घूमना है, जलेबी की तरह घूमना है, घूम गए जलेबी की तरह, ऐसे क्लीन करना है ना, अंदर बाहर नहीं करना है। जी हाँ, बेड शोर वाले मरीज के अंदर क्या करना है, गंदे आइटम को एक्यूमुलेट करो और इसके अंदर ड्रेसिंग कैसे करनी है, आउटर टू इनर। बाहर वाले कचरे को एक जगह ला करके यहाँ इकट्ठा कर दो और यहां से हटा दो। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा, इनर टू आउटर, आउटर टू इनर। क्लियर हो गया। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, इनर टू आउटर जा रहे हो, यहाँ कैसे जा रहे हो, इनर टू आउटर जा रहे हो। याद रखिएगा डियर, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। राइट आंसर सी, बहुत बढ़िया। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा वरना भैंस पानी में चली जाएगी भैया जी। ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ेगा फिर जवाब दीजिएगा, वरना भैंस पानी में जा सकती है। आज के सेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन डील कराऊंगा जो आपको बहुत लॉजिकल, मतलब बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। क्रिकेट खेला होगा तो लॉलीपॉप जैसी बॉल लगेगी लेकिन वो विकेट ले जाएगी अगर ध्यान नहीं रखा तो। ध्यान से जवाब दीजिएगा क्वेश्चन को पढ़ के। क्वेश्चन ने पूछा है द एल्डरली क्लाइंट विद द हाइपोमैग्नीशियमिया। एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसके अंदर कंडीशन क्या हो गई, हाइपोमैग्नीशियमिया यानी मैग्नीशियम की कमी हो गई। इज एडमिटेड टू द यूनिट विद द ऑर्डर फॉर मैग्नीशियम सल्फेट। और जैसे ही वार्ड में भर्ती हुए तो डॉक्टर साहब ने बोला इनको लगाओ MgSO4। उनको क्या लगाओ, MgSO4 लगाओ। विच एक्शन बाय द नर्स इंडिकेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट। नर्स कौन से स्टेटमेंट के माध्यम से आपको यह जानकारी दे रही है कि हमको पता चल गया MgSO4 लगाने के दौरान कौन सी चीज का ध्यान रखना चाहिए। पहला बोल रहा है द नर्स प्लेस ए साइन ओवर द बेड नॉट टू चेक ए ब्लड प्रेशर इन द लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म के अंदर नर्स क्या नहीं चेक करेगी, मरीज का ब्लड प्रेशर चेक नहीं करेगी। दूसरे ने बोला द नर्स प्लेस ए पेडेड टंग ब्लेड ऑन द बेड साइड। बेड साइड पेडेड टंग ब्लेड रखना है।
तीसरे ने बोला है मरीज का यूरिन आउटपुट चेक करना है, और लास्ट बोल रहा है डार्कन द रूम, रूम को क्या कर देना, डार्क कर देना, गहरा गहरा काला काला कर देना। तो याद रखिएगा मैग्नीशियम की कमी हो गई और लगा क्या रहे हो, मैग्नीशियम सल्फेट लगा रहे हो। तो अब इंपॉर्टेंट चीज, मैग्नीशियम सल्फेट लगाने के दौरान क्या पता होना चाहिए, टॉक्सिसिटी। उस टाइम में आपको क्या पता करना है, टॉक्सिसिटी। और मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी के लिए कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, तो सबसे पहले तो मरीज में देखो भैया जी रेस्पिरेटरी रेट, और मरीज में क्या देखोगे, डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करना है, और मरीज में क्या चेक करोगे, यूरिन आउटपुट चेक करना है। और क्या चेक करना है, यूरिन आउटपुट। सर टॉक्सिसिटी कब बोलेंगे, अगर यूरिन आउटपुट लेस देन 13 ml पर हावर हो जाए, 1 घंटे में मरीज को 30 ml से कम यूरिन आ रहा है, क्या हो गई, टॉक्सिसिटी हो गई। डीप टेंडन रिफ्लेक्स आपको क्या देखने को मिले, एब्सेंट देखने को मिले, तो भी क्या होगी, टॉक्सिसिटी। और रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 12 चली आई, मरीज में क्या होगी, टॉक्सिसिटी हो गई। तो इन चीजों में याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन में कभी दोगे मरीज को MgSO4 नहीं देंगे, ऐसी कंडीशन में कभी MgSO4 देंगे नहीं देंगे तो क्या कर दोगे, स्टॉप कर देंगे। तो इससे पहले इन चीजों को जब असेस करोगे तभी तो पता चलेगा टॉक्सिसिटी हो रही है या नहीं हो रही है। और हमेशा मरीज को ये चीजें देने से पहले आपके बेड साइड में क्या चाहिए, कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या चाहिए, कैल्शियम ग्लूकोनेट। और कैल्शियम ग्लूकोनेट को हमेशा कैसे देना चाहिए, स्लो देना चाहिए। कैसे मरीज को देना है, स्लो देना है, ना कि फास्ट दे दो। याद रखिएगा स्लो, धीरे 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 भैया धीरे। मैंने बताया था क्वेश्चन फंसेगा, और डेफिनेटली शॉर्ट वीडियो MgSO4 में से आपका क्वेश्चन फंसा था नॉरसेट के अंदर। मॉर्निंग या इवनिंग कौन सी शिफ्ट थी ये मुझे पता नहीं, डेफिनेटली क्वेश्चन आया था आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट का। क्लियर हो गया। तो यहां मरीज को क्या करना है, कभी भी साइन ब्लड प्रेशर चेक करने में कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, भले ही करो राइट में करो लेफ्ट में। दूसरा बोल दिया टंग ब्लेडेड पैड काम में लेना है, जरूरत नहीं है। और लास्ट क्या बोल दिया, डार्क रूम काम में लेना है, नहीं लेना है, मरीज को लाइट रूम के अंदर रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। राइट आंसर क्या चला जाएगा, मरीज का यूरिन आउटपुट आवरली चेक करो, हर एक घंटे से पता करोगे कि भाई साहब का यूरिन आउटपुट कितना देखने को मिला। अगर मरीज में यूरिन आउटपुट में कोई दिक्कत होती है तो आपको क्या समझ जाना, टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी हो गई, बंद कर दो। किसको बंद कर दो, MgSO4 को बंद कर दो, और मरीज को क्या दे दो, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दो, स्लो दे दो, धीरे धीरे दे दो। दैट्स क्लियर। ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है भैया जी, याद रखिएगा। और MgSO4 आपका किसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस में काम में लेते हैं, तो प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्लियर हो गया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फटाफट से पढ़ के जवाब दीजिएगा। चलेगा। क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द वाटर टेम्परेचर ड्यूरिंग द सीज बाथ। सीज बाथ मरीज को देने के लिए वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, पहले ने बोला है ए 100 से 115, दूसरा 110 टू 115, 120 या 125। तो याद रख लेना सीज बाथ क्यों दी जाती है, पेरिनियम के लिए। क्या कर रहे हो, पेरिनियम को रिलैक्स किया जाता है। पेरिनियम को क्या किया जाता है, रिलैक्स किया जाता है, और किसी भी प्रकार के वुंड की हीलिंग को बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, वुंड की हीलिंग को बढ़ाने में मदद करेगी, वुंड हीलिंग में मदद करेगी आपकी सीज बाथ, जिसके अंदर पानी में, जी हाँ गरम गरम पानी में भाई साहब को बिठा देंगे, लेकिन ऐसे नहीं उबलते हुए पानी में बिठा दो, मार दोगे भाई साहब को, जला दोगे। जलाना चाहते हो, मारना चाहते हो, नहीं सर, हम तो उनको ठीक करना चाहते हैं। तो टेम्परेचर क्या चाहिए, 110 टू 115। राइट आंसर बी होगा। कितने मिनट के लिए दिया जाता है, 15 मिनट तक मरीज को सीज बाथ प्रोवाइड की जाती है, जो उसके पेरिनियम को रिलैक्स करेगी और वुंड को हीलिंग करने में मदद करेगी। मोस्ट कॉमनली आफ्टर हेमरेक्टमी काम में लेते हैं। बहुत बढ़िया। पाइल्स की सर्जरी या बिना पाइल्स की सर्जरी के भी मरीज को दी जाती है, ताकि वो क्या हो जाए, वुंड में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। बहुत गर्म पानी का ध्यान रखिएगा, गरम गरम पानी में मत बिठा देना, वरना जल जाएंगे, और ऐसी जगह जल जाएंगे तो फिर ठीक करना भी मुश्किल होगा। क्लियर हो गया। यहाँ राइट आंसर क्या चला जाएगा, बी। बहुत बढ़िया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन ने पूछा है ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द यूनिट। एक मरीज आकर के यूनिट में एडमिट हो गया, जिसको 3 घंटे हो गए, आफ्टर एन इंजरी विद द 2nd डिग्री बर्न। और उसके अंदर क्या देखने को मिला है, 2nd डिग्री बर्न देखने को मिला है। 2nd डिग्री का बर्न हो गया है, कहां हो गया, फेस पर हो गया, नेक पर हो गया, हेड पर हो गया। ध्यान रखिएगा। अरे चेहरा जल गया, गर्दन जल गई, सर जल गया। द नर्स वुड द मोस्ट कंसर्न विद द क्लाइंट डेवलपिंग ए विच ऑफ द फॉलोइंग।
याद रखिएगा। ये देखिएगा अपनी रोज की क्लास के भाई साहब आज वापस से आ चुके हैं, बड़े दिनों के बाद चले आए हैं अच्छी अच्छी मुंडी लेकर के, ये अच्छी सी स्माइल और ये इनकी बॉडी, ये इनकी क्या देखने को मिला है भैया जी, ये इनकी बॉडी देखने को मिली है। चलिएगा, अब इनके अंदर कहां कहां जल गया देख लेना। ये इनका फेस जल चुका है, फेस वाला हिस्सा क्या हो गया, जल गई है। और ये गर्दन भी क्या हो चुकी है, बर्न हो चुकी है। और बर्न कैसा हो गया, सेकंड डिग्री का बर्न हो गया। क्या हो गया, सेकंड डिग्री का बर्न। सेकंड डिग्री में क्या देखने को मिलेगा डियर, एपिडर्मिस गई, सेकंड डिग्री में एपिडर्मिस गई, जी सर गई। और क्या देखने को मिलेगा, डर्मिस भी गई। एपिडर्मिस के साथ में पार्शियली डर्मिस का जल जाना कंडीशन क्या कहलाती है, बहुत बढ़िया। जी हाँ भाई साहब, बड़े दिनों के बाद में आए हैं, स्वागत होना चाहिए इनका। तो ये जल गई है तो मरीज में, और याद रख लेना ये सीवियर बर्न में काउंट होगा जब जब मरीज के अंदर क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी रूट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। किसका, रेस्पिरेटरी रूट का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो सारे किस में काउंट होंगे, सीवियर बर्न के अंदर काउंट होंगे। किस में काउंट होंगे, सीवियर बर्न में काउंट होगा। अब पहला बोल रहा है हाइपोवोलेमिया, यानी मरीज के अंदर क्या हो जाएगा, पानी की कमी होती है। जी हां, मैं भी मानता हूं जब बॉडी जलेगी तो पानी कम होगा। दूसरा बोल रहे हैं लेरिंजियल एडिमा, यानी जी हां लेरिंग्स के आसपास में एडिमा बोले तो स्वेलिंग आ जाएगी, लिम्फ नोड में सोजन हो जाएगी। तीसरा बोल रहा है हाइपरनेट्रीमिया, यानी सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और लास्ट बोल रहा है हाइपरकैलेमिया। तो जी हां हाइपरकैलेमिया भी होता है, हाइपोनेट्रीमिया नहीं होगा, लेरिंजियल एडिमा भी होता है, हाइपोवोलेमिया भी होता है। तो सर अब जवाब क्या दिया जाए, तो अब आपको जवाब देना पड़ेगा डियर प्रायोरिटी। बर्न वाले मरीज के अंदर हाइपरकैलेमिया होता है जैसे ही सेल का डिस्ट्रक्शन होगा। सेल का डिस्ट्रक्शन होते ही सेल में भरा हुआ फ्लूइड बाहर निकल आएगा, और अंदर क्या भरा हुआ है, इंट्रासेलुलर पोटेशियम बाहर चला आएगा। सही बात है। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया होगा, जी हां हाइपोनेट्रीमिया वाली कंडीशन नहीं हो। मरीज में क्या होगा, लेरिंजियल एडिमा होगा। और पहला बोल रहा है हाइपोवोलेमिया। अब आपको जाना है सीवियरिटी पे, क्योंकि जब मरीज का क्या हो गया, रेस्पिरेटरी रूट जल गया है, तो यहां पर आपको प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी, लेरिंजियल एडिमा को। यहां प्रायोरिटी किसको, लेरिंजियल एडिमा। हाइपोवोलेमिया हाइपोकैलेमिया को प्रायोरिटी, हाइपरकैलेमिया हाइपोवोलेमिया को प्रायोरिटी नहीं देंगे। प्रायोरिटी किसको देंगे, सांस है तो आ से, सांस है तो आ से। और यहां आपको क्या करना पड़ेगा, लेरिंजियल एडिमा को प्रायोरिटी देनी है। राइट आंसर बी चला जाएगा। क्लियर हो गया डियर, बहुत बढ़िया। जी हां, पेन को कभी भी प्रायोरिटी में नहीं रखा जाता है। बर्न के पेशेंट में कभी भी पेन प्रायोरिटी में नहीं आता। प्रायोरिटी पे कौन आएगा, फ्लूइड रिप्लेसमेंट आएगा। प्रायोरिटी पे कौन आएगा, फ्लूइड रिप्लेसमेंट। फ्लूइड रिप्लेसमेंट क्या देखने को मिलेगा भैया जी आपकी प्रायोरिटी पे। फॉर्मूला कौन सा काम में लेना है, पार्कलैंड फॉर्मूला काम में लेना है। कौन सा काम में लेना है, पार्कलैंड। पार्कलैंड का फॉर्मूला है 4 ml के अनुसार मरीज को देनी है पर केजी, बॉडी वेट के अनुसार टोटल बॉडी सरफेस एरिया के साथ में काउंट करके मरीज को देना है 50%। तो शुरुआत के 8 घंटे में दे देना, और पीछे बचा 50% अगले 16 घंटे में दे देना। बहुत बढ़िया। जी हाँ, सांस है तो आ से, राइट आंसर बी है। चलें आगे डियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, यहां थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा छोटू सा क्वेश्चन है, कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो डियर लाखों स्टूडेंट से अपन पीछे चले जाते हैं, और मैं कतई नहीं चाहता हूं कि आप पीछे जाओ। उत्कर्ष परिवार का एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे होने चाहिए। दुनिया से 2 कदम आगे चलेंगे डियर। फटाफट से दीजिएगा जवाब, राफेल की तरह उड़ाएगा कमेंट बॉक्स को। क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मेनी मैक्रो ड्रॉप इन द 1 मिलीलीटर, 1 ml में कितनी मैक्रो ड्रॉप होगी, 40, 60, 30, 15। कमेंट फास्ट, एक भी बच्चा कॉपी पेस्ट भी नहीं करेगा। चलिएगा, बी जवाब आने लग गए हैं। कुछ बच्चों के बी जवाब आ रहे हैं, कुछ बच्चों के डी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का डी जवाब आया उन्होंने थोड़ा सा फोकस किया था, जिन्होंने बी जवाब दिया उन्होंने जल्दबाजी में बोले तो हाय गलती से मिस्टेक कर दी। भैया जी गलती से मिस्टेक नहीं करनी है। मैक्रो का मतलब क्या हो गया, बड़ी ड्रॉप पूछी, और बड़ी कितनी होती है, 15। अगर मैं आपसे भैया जी पूछता माइक्रो ड्रॉप, क्या पूछ लेता, माइक्रो ड्रॉप, तो आपका जवाब 60 चला जाता, जो किसमें देखने को मिलता है, पीडियाट्रिक सेट में। किसमें देखने को मिलता है, पीडियाट्रिक सेट में देखने को मिलता है। लेकिन ये किसमें देखने को मिलेगा, एडल्ट वाले सेट में।
एडल्ट वाले सेट में कितना 15 ड्रॉप। तो ये दो इन छोटे क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं हो डियर, जिन बच्चों ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन डाला था। अगर आपसे पूछे कि नॉर्मल कितना होता है एडल्ट के अंदर तो 15 ड्रॉप, और पीडियाट्रिक में पूछे तो उसको माइक्रो ड्रॉप यानी छोटी छोटी बूंद, अरे ऐसी ऐसी बूंद नजर आए इसको बोलेंगे किसको, माइक्रो। और अगर आपको क्या देखने को मिले ये वाली बूंद तो एडल्ट सेट 15। चले आगे, जी हाँ बहुत बढ़िया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन ने पूछा है शॉर्टली आफ्टर ए ट्रांसफ्यूजन इज स्टार्टेड। जी हाँ गलती से मिस्टेक हो गई, ना करें भैया जी गलती से मिस्टेक। शॉर्टली यानी कुछ समय आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन के बाद शुरुआत करने के द पेशेंट कंप्लेन द लोअर बैक पेन, मरीज ने बोला ओए माँ मेरी कमर दर्द हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट। जैसे ही मैंने आपको खून लगाना शुरू किया आपने कुछ समय बाद चिल्ला करके बोल दिया मेरी कमर दर्द हो रही है, लोअर बैक पेन देखने को मिल रहा है। लोअर बैक पेन का मतलब जी हाँ कमर दर्द हो रही है। क्या करोगे, पहले ने बोला हाथों हाथ डॉक्टर साहब को बुलाने भाग, दूसरे ने बोला है पेशेंट का एपाइकल पल्स चेक कर, तीसरे ने बोला पहले कम से कम इसको बंद कर, लास्ट ने बोला तू चुपचाप टेम्परेचर को मॉनिटर कर। तो भैया तापमान को क्यों करना है, तापमान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ सर। डॉक्टर साहब को बाद में बुलाएंगे, एपाइकल पल्स का यहाँ कंसेप्ट वाइटल बाद में देखेंगे। अरे सबसे पहले तू ट्रांसफ्यूजन को रोक, सबसे पहले क्या कर इसको स्टॉप कर, उसके बाद में क्या कर 0.9% नॉर्मल सलाइन मरीज में क्या कर स्टार्ट कर, उसके बाद में क्या कर तू डॉक्टर साहब को आवाज लगा, उसके बाद तू क्या कर वाइटल चेक करता जा, उसके बाद में तू क्या कर वाइटल को मॉनिटरिंग कर, वाइटल को क्या कर भैया जी मॉनिटरिंग कर। क्लियर हो गया। तो ये चीजें देखने को मिलेगी, मरीज के बेड के पास में बैठ जाएंगे और बैठे 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 वाइटल चेक करते जाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे ब्लड बैंक को इन्फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे ब्लड बैंक वालों को आवाज लगाएंगे पता नहीं आपने ऐसा कैसा खून दे दिया जो हमारे मरीज को एलर्जी हो गई, आओ और इस खून की बची हुई थैली को वापस से ले जाओ और करो जांच, पता नहीं कैसा दे दिया। और जब ब्लड बैंक वाला आकर के उस खून की थैली को ले जाए, मरीज स्टेबल हो जाए, उसके बाद में क्या करना है डॉक्यूमेंटेशन करना है। उसके बाद में क्या करना है भैया जी आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, बाकी पहले लेकर के नहीं बैठना है। क्लियर हो गया। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलेगा सी, इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा चारों ऑप्शन को, फिर राफेल की तरह उड़ाएगा कमेंट बॉक्स को, यानी लग जाना चाहिए कि हाँ सर अब हमारे कंसेप्ट बैठने लग गए, अब हमें चीजें समझ में आने लग गई है। बहुत बढ़िया बिहारी बाबू क्या बात है, शिवानी यादव बहुत बढ़िया आइडिया है। हाँ क्योंकि आप भी तो इंडिया के हर एक कोने से आते हो, तो कभी बिहारी, कभी यूपी का, कभी मध्य प्रदेश का, कभी गुजरात का, अलग अलग कुछ न कुछ देखने को मिलता है। गुजरात के तो अपने जेठालाल जी हमेशा आते ही अपनी क्लास में। व्हेन चेंजिंग ए स्टेराइल एब्डोमिनल ड्रेसिंग, जब आप एक स्टेराइल एब्डोमिनल ड्रेसिंग को चेंज करोगे तो विच नर्सिंग एक्शन वुड द वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ द एसेप्सिस। तो ड्रेसिंग को चेंज करने के दौरान कौन सा एसेप्सिस टेक्निक काम में लेनी है। चलेगा पहला ऑप्शन जी हाँ महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया। द नर्सेस टचेस द क्लाइंट सोइल ड्रेसिंग विद द स्टेराइल ग्लव्स, वो बोल रही है कि नर्स क्या करेगी मरीज की सोइल ड्रेसिंग को टच करेगी स्टेराइल ग्लव्स के साथ में। दूसरा बोल रहा है द नर्स क्लीन द वुंड फ्रॉम द आउटर एज टुवर्ड द सेंटर, बाहर से अंदर की तरफ क्लीन करेगी। नेक्स्ट बोल रहा है द नर्स रीचेज द अक्रॉस द स्टेराइल फील्ड टू एडजस्ट ए वेपर, स्टेराइल फील्ड को क्रॉस करके वेपर को एडजस्ट करेगी। लास्ट बोल रहा है ऑल ऑफ देम। तो यहां आपको जवाब भैया जी क्या देना पड़ेगा, प्रायोरिटी से देना पड़ेगा। एक ऑप्शन मेरे दिमाग में भी खटक रहा है, कौन सा खटक रहा है भैया जी, यहां क्या लिख दिया क्लीन द वुंड फ्रॉम आउटर एज टू सेंटर, तो कभी भी आउटर टू इनर नहीं जाना है, ये खटक रहा है मेरे दिमाग में भी, मैं भी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। पहला बोल दिया नर्स टचेज द स्टेराइल सोइल्ड ड्रेसिंग विद द स्टेराइल ग्लव्स, जरूर टच करेगी, ये बात सही है। और दो नर्स रीचेज अक्रॉस द लाइन, वेपर को एडजस्ट करने के लिए क्रॉस करेगी, जरूर करेगी। तो यहां आपको जवाब क्या देना पड़ेगा फिर ऑल ऑफ देम। राइट आंसर क्या देकर के आना पड़ेगा डी। क्लियर हो गया डियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द पेशेंट टेकिंग ए आइसोनियाजाइड, चलेगा मरीज आइसोनियाजाइड खा रहा है, मॉनिटरिंग द व्हाट डेफिशिएंसी, आप उसके अंदर कौन सी चीज की कमी देखोगे, आप उसके अंदर कौन सी चीज की कमी देखोगे भैया जी, जवाब दीजिएगा।
आइसोनियाजाइड ले रहा है, विटामिन सी की कमी होगी। दूसरा बोल रहा है कैल्शियम की कमी होगी। तीसरा बोल रहा है विटामिन B6 की कमी होगी। लास्ट बोल रहा है पोटेशियम की कमी होगी। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ जानदार और शानदार तरीका निकाल के लाऊंगा, आज देख लेना दोस्तों। अभी तक आप सभी को पता है जो आइसोनियाजाइड लेता है उसके अंदर विटामिन B6 की कमी हो जाती है, और विटामिन B6 की कमी होने के कारण मरीज में क्या देखने को मिलती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। मरीज में क्या हो जाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब क्या हो जाता है, मरीज में टिंगलिंग सेंसेशन या मरीज में नमनेस देखने को मिलती है। मरीज में क्या देखने को मिलती है, नमनेस देखने को मिलती है। कहां, लोअर लिम्ब में। कहां देखने को मिलती है, लोअर लिम्ब में। या मरीज में क्या देखने को मिलता है, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है। अब यहां कंसेप्ट देखिएगा, मरीज में विटामिन B6 की कमी हो गई। क्यों हो गई, जब जब आइसोनियाजाइड, इतिहास गवाह है, जब जब मरीज आइसोनियाजाइड क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है डियर, क्लियर है। जब जब ये आइसोनियाजाइड खाता है वो जाकर के विटामिन B6 के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। अब इसके साथ में क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल क्या हो गए, पेपर एडवांस हो चुके हैं, रट करके मत जाएगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, और भी चीजें होती है। विटामिन B6 की कमी हो गई तो विटामिन B6 कहां मदद करता है, हीमोपोइसिस में मदद करता है। किसमें, हीमोपोइसिस में मदद करेगा। सॉरी, हीमोपोइसिस का मतलब क्या हो गया, जी हां, ब्लड सेल के बनाने में, हीमोग्लोबिन बनाने में, निर्माण में मदद करता है। अब विटामिन B6 की कमी हो गई, मरीज में क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया। क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया। नेक्स्ट आपका विटामिन B6 किसका निर्माण करता है, गाबा का। किसका करता है, गाबा। गाबा क्या है, गामा एमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, जो ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी को कम करता है। ये गाबा क्या करता है, याद रखिएगा, ये गाबा का सिंथेसिस करता है। गाबा का क्या करता है, सिंथेसिस करने में मदद करता है। विटामिन B6 बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, याद रख लीजिएगा। क्या देखने को मिलेगा, पहला बता दिया पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दूसरा क्या बता दिया, एनीमिया होगा, और तीसरा ये क्या करता है, गाबा का निर्माण कम कर देता है। और गाबा का काम क्या देखने को मिलता है डियर, गाबा का मतलब क्या होता है, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड, जो क्या करता है, इसका काम होता है डिक्रीज ब्रेन एबनॉर्मल एक्टिविटी। ब्रेन एबनॉर्मल एक्टिविटी, ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी को कम करता है, यानी दिमाग के अंदर उठाक फटक आने वाले ख्यालों को कम करता है। अब मुझे बताओ कि गाबा का निर्माण नहीं हुआ तो ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी को कम करने की बजाय अब क्या हो गई, बढ़ गई। अब क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज हो जाएगी। कौन, ब्रेन की एक्टिविटी। ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। मरीज में क्या देखने को मिलेगा, हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। मरीज में क्या देखने को मिलेगा, मेनिया वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे। मरीज में मेनिया वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे। चलेगा, क्या देखने को मिलेगा, मेनिया वाले हेलुसिनेशन में मरीज में क्या होगा, मेमोरी में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। क्या डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, मेमोरी में क्या देखने को मिलेगा, डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, विटामिन B6। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है भैया जी, विटामिन B6 की कमी के कारण क्या पूछ सकता है, विटामिन B6 की कमी के कारण क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जवाब देना है चेंज इन द मेमोरी। क्या दोगे, चेंज इन द मेमोरी। चेंज इन द मेमोरी देखने को मिलेगा। मरीज में क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया देखने को मिलेगा। मरीज में क्या देखने को मिलेगा, हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। मरीज में क्या देखने को मिलेगा, मेनिया देखने को मिलेगा। मरीज में क्या देखने को मिलेगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। जी हाँ, पूरा हिला दिया पेशेंट को, इसी प्रकार से हिलता है। इसीलिए बोला जाता है कंसेप्ट को रटे नहीं, कंसेप्ट को पकड़े। तो अगर एग्जामिनर पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अलावा मेमोरी चेंजेज तो भी जवाब देना है। एनीमिया होता है, हेलुसिनेशन होता है, मेनिया होता है सर। ये भी कुछ एडवांस चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर हो गया, जी हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा भैया जी, ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिएगा और थोड़ा सा फटाफट से जवाब दीजिएगा। जी हाँ, चेंज इन द मेमोरी। क्वेश्चन ने पूछा है, द नर्स इज ए सक्शनिंग टू ए पेशेंट विद द ट्रेकेस्टोमी। नर्स एक मरीज के अंदर क्या कर रही है, सक्शन कर रही है। किसका कर रही है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का सक्शन कर रही है। व्हेन द सक्शनिंग द नर्स मस्ट लिमिट द सक्शन टाइम टू ए मैक्सिमम। अरे भैया जी, ट्रेकेस्टोमी क्या देखने को मिलेगी,
चलेगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए विटामिन B6 बोले तो पायरिडोक्सिन देना है, सादा सिंपल सा उत्तर था। क्लियर। अब मरीज ट्रेकेस्टोमी का मतलब क्या हो गया, ट्रेकिया को ओपन करके आपने आर्टिफिशियल रिंग बना दी, और ये किसके लिए, लॉन्ग टाइम एयरवे के लिए काम में लोगे। किसके लिए लोगे भैया जी, लॉन्ग टाइम एयरवे को मेंटेन करना है, लॉन्ग टाइम एयरवे को मेंटेन करने के लिए ये चीज की जाती है। अब इसके अंदर आपको सक्शन करना है, तो सक्शन का क्या पूछा है, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन पूछा है, तो मैक्सिमम का जवाब क्या देना है, 10 सेकंड। याद रखिएगा, यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ लेता मिनिमम टाइम ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेकेस्टोमी सक्शन, मिनिमम टाइम ड्यूरेशन पूछ लेता डियर, क्या जवाब चला जाता, तो जवाब बताइएगा। वापस से कमेंट को चेंज कीजिएगा, मिनिमम पूछ लूं तो जवाब क्या दोगे, अगर मैं आपसे मिनिमम टाइम ड्यूरेशन पूछ लूं जवाब क्या दोगे डियर, कमेंट फास्ट। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो क्या कर रहा है और क्या नहीं, लाइव सेशन को अटेंड कर रहा है लेकिन कमेंट नहीं कर रहा है। नीलू यादव, क्या समझ में नहीं आया, वापस से कमेंट कीजिएगा। एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको समझ में ना आए, हर चीज को समझना है, अपने को रटना नहीं है। कमेंट करके बताएगा, अभी समझा देंगे। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम पूछेगा तो 10 सेकंड जाएगा, मिनिमम पूछे तो जवाब क्या चला जाएगा, 5 सेकंड। जवाब क्या चला जाएगा, 5 सेकंड। और रेंज पूछ ले तो 5 to 10 सेकंड। 10 सेकंड से ज्यादा मरीज को कभी भी सक्शन नहीं करना। सक्शन करने से पहले मरीज को क्या करना है, हाइपर ऑक्सीजनेटेड, क्या करना है, हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना है 100% O2 के साथ में। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रख लेना। हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना है 100% ऑक्सीजन के साथ में, उसके बाद में सक्शन करना है, ताकि मरीज में किसको प्रिवेंट कर पाओगे, हाइपोक्सिया को। किसको प्रिवेंट कर पाओगे, हाइपोक्सिया को प्रिवेंट कर पाओगे। दैट्स क्लियर। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज, और सक्शन करना जरूरी है, जरूरी है साहब। कब करोगे, अगर पूछ लेता है स्टार्टिंग में, अगर स्टार्टिंग में पूछे तो जवाब क्या दोगे, पहला तो एज सून एज पॉसिबल, ये तो लास्ट तक कंसेप्ट लगेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग के अंदर पूछ ले, अगर स्टार्टिंग वाले कंसेप्ट के अंदर पूछ ले, अरे वुंड वाले में राइट ऑप्शन डी ही जाएगा डियर, वुंड वाले में डी ही जाएगा, चिंता ना करें भैया जी। नेक्स्ट अगर इसमें पूछे स्टार्टिंग में क्या करना है, तो आपको जवाब देना है एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट से आपको सक्शन करना है। और उसके बाद में लेटर मोन पूछ ले तो जवाब क्या देना है, 2 घंटे से, हर 2 घंटे से मरीज के अंदर क्या करना है, सक्शन करना है। एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे में क्या करना पड़ेगा, सक्शन। सक्शन यानी करो। सक्शन करने का तरीका, कैथेटर को विड्रॉल करने के टाइम आपको प्रेशर अप्लाई करना है, पहले अप्लाई नहीं करना है। कब तक, डीप कितना करोगे, अनटिल रेजिस्टेंस, कैथेटर को इंसर्ट कितना करोगे, अनटिल रेजिस्टेंस, जितना अंदर तक जाता है उतना इंसर्ट करो। उसके बाद रोटेटिंग मूवमेंट में उसको धीरे धीरे बाहर निकालो। सेक्शन के दौरान क्या क्या रिस्क होगी, तो मरीज में हाइपोक्सिया होगा, और क्या देखने को मिलेगा, जी हां ब्रेडिकार्डिया। सर ब्रेडिकार्डिया क्यों होगा, क्योंकि वेगस नर्व, जी हां गेग रिफ्लेक्स के जगह आपकी क्या पाई जाती है, 10th क्रेनियल नर्व। बोले तो वेगस नर्व, उसका स्टिमुलेशन हुआ तो वो पैरासिम्पैथेटिक का काम करेगा, और मरीज में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया और ब्रेडिकार्डिया, सॉरी क्या देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू इनफर्टिलिटी इन द एडल्ट मेल। चलेगा, जी हां रिमूव रोटेटिंग मूवमेंट में करना है ताकि म्यूकोसा रप्चर नहीं हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ऐसी कौन सी बीमारी है जो मरीज के अंदर इनफर्टिलिटी कोज करेगी, ऐसी कौन सी बीमारी है जो मरीज में इनफर्टिलिटी कोज करेगी, भैया जी जवाब दीजिएगा। क्या होता है इनफर्टिलिटी, एक वर्ड होता है इंपोर्टेंसी, एक वर्ड क्या होता है, इनफर्टिलिटी, और एक वर्ड क्या होता है आपका, स्टरलिटी। क्लियर हो गया, ये 3 वर्ड होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अधिकतर बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है। ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिंदगी में नहीं भूलोगे। आपसे पूछा है कौन से मरीज में देखने को मिलेगा, पहला बोल दिया जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल्स का मतलब बीमारी का नाम क्या हो गया, रूबेला इज ए जर्मन मीजल्स बोला जाता है, रूबेला को ही जर्मन मीजल्स बोला जाता है। क्या उसमें होगा, नहीं होगा। चिकन पॉक्स में ऐसी कोई बीमारी होती है, नहीं होती है, रूबेला में नहीं। ये किस में होता है, मम्स में। राइट आंसर क्या चला गया, बी। अब मम्स के अंदर सर क्या देखने को मिलेगा, तो मम्स यानी मम्स वाली कंडीशन एडोलसेंट में जाकर के, एडोलसेंट के अंदर जाकर के भैया जी ये क्या करवाता है, 2 दिक्कत पैदा करती है। अगर कोई भी व्यक्ति मेल है और कोई भी फीमेल है, दोनों के अंदर दिक्कत पैदा करेगी। मेल के अंदर किसको टारगेट करेगी, टेस्टिज को, किसको, टेस्टिज को टारगेट करके उनका इन्फ्लामेशन करवा देगी, कंडीशन कहलाएगी ओर्चाइटिस।
कंडीशन क्या कहलाएगी, ओर्चाइटिस वाली कंडीशन, और फीमेल में क्या कराएगी, ऊफेराइटिस कराएगी, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवेरी। तो याद रख लेना, मेल में क्या करती है, ओर्चाइटिस, फीमेल में क्या करेगी, ऊफेराइटिस। अब मैंने साइड में क्या वर्ड लिखा हुआ है, जी हाँ बहुत बढ़िया डियर, क्या बात है, टारगेट बेटा, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया। तो साइड में मैंने वर्ड लिखा है इंपोर्टेंसी, दूसरा बोल रहा है इनफर्टिलिटी, लास्ट बोल रहा है स्टेरिलिटी। इंपोर्टेंसी का ही दूसरा नाम होता है ईडी, बोले तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोला जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब मेल पार्टनर का पेनिस का इरेक्शन नहीं होता है। मेल पार्टनर के पेनिस का इरेक्शन नहीं होना कंडीशन कहलाती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या इसी का दूसरा नाम है इंपोटेंसी, जो मोस्ट कॉमनली कब देखने को मिलती है, वासेक्टमी करने के बाद मेल पार्टनर को फील होता है कि उसके अंदर इंपोटेंसी हो गई है। क्लियर हो गया। याद रखने का अच्छा तरीका दूसरा लिखा हुआ है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या देखने को मिले, प्री मैच्योर इजैकुलेशन वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। प्री मैच्योर इजैकुलेशन वाली कंडीशन देखने को मिले वो इनफर्टिलिटी। और स्टेरिलिटी का मतलब क्या होगी, कैविटी ही क्लीन हो गई है, मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और फीमेल के अंदर ओवा का फॉर्मेशन नहीं होना, कंडीशन स्टेरिलिटी कहलाती है। याद रखने का अच्छा तरीका, एक एग्जांपल याद रखना है धनुष और तीर से। किससे याद करना है डियर, धनुष और तीर से। अब याद रखिएगा, धनुष के अंदर तीर ही नहीं है तो जवाब देना है स्टेरिलिटी। धनुष के अंदर क्या देखने को मिले, तीर निशाने पे नहीं लग रहा है, कंडीशन कहलाएगी इनफर्टिलिटी। और धनुष के अंदर टूटा हुआ तीर काम में ले रहे हो, कंडीशन कहलाएगी इंपोर्टेंसी। वापस से बता देता हूं, धनुष के अंदर टूटा हुआ तीर काम में लिया, इंपोर्टेंसी कहलाई। तीर निशाने पे नहीं लगा, इनफर्टिलिटी कहलाई। धनुष के अंदर तीर ही नहीं है, कंडीशन क्या कहलाई, स्टेरिलिटी कहलाई। अब जिंदगी में नहीं भूलोगे, याद रखिएगा इन सारे कंसेप्ट को, इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया भैया जी, ध्यान से पढ़ के फटाफट से राफेल की तरह कमेंट बॉक्स को उड़ा के जवाब दीजिएगा। और एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है लेकिन कमेंट नहीं कर रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, इमोजी की तो मौज कर दी। क्वेश्चन ने पूछा है द नर्स इज इवैल्यूएटिंग ए न्यूट्रिशनल आउटकम फ्रॉम ए एल्डरली क्लाइंट। भैया जी क्या देखने की कोशिश कर रहे हो, एक बूढ़े व्यक्ति के अंदर उसका न्यूट्रिशनल लेवल पता कर रहे हो। अरे वाह करो बेटा, अब रोक दो। अरे इस धनुष और तीर को रोको, आगे भी इमोजी आएंगे, चिंता ना करें। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, नर्स इवैल्यूएट कर रही है न्यूट्रिशनल लेवल, यानी उसका खान पान पता कर रही है एल्डरली क्लाइंट में विथ एनोरेक्सिया, जिसको भूख कम लग रही है, विथ डाटा बेस्ट इंडिकेट दैट द प्लान केयर फॉर्म इफेक्टिव। एक मरीज है जो आपसे बोल रहा है हमको भूख नहीं लगती है, एक मरीज है जो बोल रहा है हमको भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट वाली कंडीशन हो गई। अब आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ खाने पीने को चेंजेज कर दिया, यानी कुछ मेडिसिन दे दी होगी, कुछ आपने बाहर से पैनक्रेटिक जूस वगैरह दे दिए होंगे, कुछ एपेटाइट को इंक्रीज करने के मेडिसिन वगैरह दिए होगी, कुछ थेरेपीज दी होगी, टाइम ड्यूरेशन चेंज किया होगा, फूड आइटम चेंज किया। अब उसकी इफेक्टिवनेस हुई या नहीं हुई ये कैसे पता करो, तो पहला बोल रहा है द क्लाइंट सेलेक्ट ए बैलेंस्ड डाइट फ्रॉम द मेन्यू। दूसरा बोल रहा है द क्लाइंट हिमेटोक्रिट इंप्रूव, अरे उसके हिमेटोक्रिट बढ़ गया। तीसरे ने बोला द क्लाइंट टिश्यू ट्रिगर इंप्रूव, अगर टिश्यू ट्रिगर बढ़ गई। और लास्ट बोल रहा है वजन बढ़ गया। तो याद रखिएगा, अगर वो क्लाइंट सेलेक्ट कर रहा है बैलेंस डाइट मेन्यू से, बैलेंस डाइट का मतलब आपने एक थाली भर करके खाना लेकर के आए, उसने बोला ये दो चीज मैं खाऊंगा, इसका मतलब वो दूसरी चीज को अवॉइड कर रहा है, उसको तो टूट पड़ना चाहिए उस थाली पे, सारी की सारी चीजें खा लूंगा, बड़ी भूख लगी है, ऐसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब इंप्रूव नहीं हुआ। दूसरा बोल रहा है हिमेटोक्रिट का लेवल इंप्रूव हो जाना, हिमेटोक्रिट बढ़ जाने का मतलब बॉडी में वाटर कम हो गया, तो भैया जी हिमेटोक्रिट बढ़ना नहीं चाहिए, हिमेटोक्रिट कम होना चाहिए था। नेक्स्ट बोल रहा है टिश्यू ट्रिगर बढ़ गई, तो टिश्यू ट्रिगर बढ़ने का मतलब बॉडी में वाटर का रिटेंशन या पानी बढ़ गया है, ना कि बॉडी में क्या देखने को मिल रहा है न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशन का पता करना है, भाई साहब का वजन कर लो, भाई साहब का क्या कर लो, वजन कर लो। जिस टाइम आपने खाना सजेस्ट किया था उस टाइम में वजन था 40 किलो, आज उनका वजन करने पे आपको क्या पता चला है, आज हो गए 44 kg। अब कुछ देखने की जरूरत है क्या, नहीं साहब, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 40 किलो की सूखा सा एक लकड़ी की तरह व्यक्ति था, जिसको आज हमने तोला तो उसका वजन निकल के आया 44 किलो, यानी 4 किलो वेट बढ़ गया है। और 4 किलो जब मोटापा बढ़ा है तो न्यूट्रिशन बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ा। खाना खाया तब बढ़ा, जी हाँ, हवा खाने से वजन नहीं बढ़ता बेटा जी, खाना खाने से बढ़ा, इसका मतलब खाना खाया। चले आगे, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच WBC आर इन्वॉल्व इन द रिलीजिंग हिस्टामिन ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिएगा वरना भैंस पानी में जा सकती है भैया जी, और अपनी भैंस को पकड़ के रखिएगा, डूबने मत देना भैंस को किसी भी सूरत में। जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, बेसोफिल्स होगा, इयोसिनोफिल होगा, मोनोसाइट होगा या न्यूट्रोफिल्स होगा? कमेंट फास्ट डियर, क्या जवाब चला जाएगा? चलेगा, NHM के लिए चल रहा है। जवाब दीजिएगा। मैक्सिमम बच्चों का बी और सी जवाब आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों का बी और सी जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक बच्चे का एक जवाब देखने को मिला है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों की भैंस पानी में जा चुकी है भैया जी, वापस से अपनी अपनी भैंस को पकड़ के बाहर निकालिएगा। आपके क्वेश्चन ने पूछा है कौन सी WBC होगी जो हिस्टामिन रिलीज करेगी, आपने इसको पकड़ा ही नहीं, आपने तो इसको पकड़ लिया था एलर्जिक रिएक्शन, आपने तो सिर्फ एलर्जिक रिएक्शन वाले पॉइंट को पकड़ा था। मैंने पूछा था हिस्टामिन ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। जब आपको एलर्जी होगी तो आपकी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म क्या रिलीज करेगी, केमिकल मीडिएटर। जब आपको क्या देखने को मिलेगी, एलर्जिक देखने को मिली, एलर्जी कंडीशन के दौरान आपकी बॉडी में क्या रिलीज होगा भैया जी, केमिकल मीडिएटर। केमिकल मीडिएटर रिलीज होंगे, उनमें क्या रिलीज होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, हिस्टामिन रिलीज होता है, याद रखिएगा। हिस्टामिन को रिलीज कौन करता है, तो हिस्टामिन को रिलीज करती है मास्ट सेल। कौन रिलीज करेगी, मास्ट सेल। और सर मास्ट सेल को बनाता कौन है, मास्ट सेल का निर्माण कौन करता है, बेसोफिल्स। कौन रिलीज करेगा, बेसोफिल्स रिलीज करती है, याद रखिएगा। कौन रिलीज करेगी, बेसोफिल्स। तो ना आपका जवाब इयोसिनोफिल्स नहीं जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में यह पूछ लेता एक मरीज, हिस्टामिन केमिकल मीडिएटर होता है जो डिफेंस का काम करेगा, लड़ने का काम करेगा डियर, क्लियर है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, ब्रेडिकाइनिन होता है, सीरोटोनिन होता है। कौन कौन से होते हैं, हिस्टामिन होता है, ब्रेडिकाइनिन होता है, सीरोटोनिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। ये सारे के सारे केमिकल मीडिएटर होते हैं जो आपकी बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जब तक आपकी ब्लड में रहेगी बेसोफिल्स कहलाएगी, लेकिन जब बेसोफिल्स आपकी टिश्यू में पहुंच जाएगी उसका नाम बदल करके मास्ट सेल हो जाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा भैया जी, मास्ट सेल हो जाएगा, याद रखिएगा, क्लियर है। इयोसिनोफिल के नंबर में सिर्फ पूछ लेता एलर्जिक रिएक्शन के दौरान कौन सी WBC बढ़ेगी, तो जवाब इयोसिनोफिल जाएगा, बेसोफिल्स नहीं जाता। मैंने हिस्टामिन पूछा था, क्लियर है डियर, इसलिए राइट आंसर क्या चला जाएगा, ए। ऐसे क्वेश्चन को पकड़िएगा। मैंने बोला था लॉलीपॉप जैसी गेंद आएगी विकेट लेके चली जाएगी, एक विकेट जा चुका है आपका, क्लियर है। मोनोसाइट होगा, नहीं होगा। न्यूट्रोफिल्स होगा, नहीं होगा भैया जी। न्यूट्रोफिल्स बॉडी में मिलने वाला कोई भी इंफेक्शन होगा तो प्राइमरी डिफेंस का काम करेगी, फेगोसाइटोसिस का यानी उसको खाने का काम करेगी। छोटे छोटे केंचुए केकड़े को मारना है बोले तो बैक्टीरिया को मारना है तो जिम्मेदार न्यूट्रोफिल्स होगी। लेकिन अगर कोई बड़ा बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर दिया तो उसको कौन मारेगा, मोनोसाइट मारेगी, याद रख लेना। इयोसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ जाएगा, बेसोफिल्स क्या करेगा, ये भी फेगोसाइट का ही काम करेगा। याद रखने का एक और अच्छा तरीका बता देता हूं, याद रख लेना डियर। आपसे एग्जामिनर कई बार इनके नंबर का सीक्वेंस पूछ लेता है कि किसके नंबर ज्यादा होते हैं, किसके नंबर कम होते हैं, तो आपको जवाब देकर के आना पड़ेगा। सबसे ज्यादा नंबर किसके होते हैं, न्यूट्रोफिल्स के होते हैं। सबसे ज्यादा नंबर भैया जी किसके होते हैं, बॉडी के अंदर न्यूट्रोफिल्स के होते हैं। उसके बाद में किसके होते हैं, लिम्फोसाइट का, जो वायरल इंफेक्शन के दौरान उसको क्या करते हैं, उसके नंबर में चेंजेज होता है। उसके बाद कौन होगा, तो भैया जी जवाब देना है मोनोसाइट। उसके बाद में इयोसिनोफिल और लास्ट में क्या लिखा है, बेसोफिल्स। बॉडी में सबसे ज्यादा कम डिफेंस, सबसे कम कौन सी WBC पाई जाती है, तो बेसोफिल्स। सबसे ज्यादा कौन सी, तो न्यूट्रोफिल्स। सर नंबर याद रखने का तरीका क्या रहेगा, तो नखराली लड़की में एक बात, याद कैसे कर लोगे, नखराली लड़की में एक बात, आराम से याद हो जाएगा। इनका सीक्वेंस बिल्कुल चिंता नहीं करें। जी हाँ, मोनोसाइट बहुत बड़ी होती है भैया जी, मैंने क्या बता दिया, नखराली लड़की में एक बात, इसके आधार पे याद कर लेना। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स और सबसे कम बेसोफिल्स, क्लियर हो गया। राइट आंसर अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ध्यान से पढ़ें, फटाफट से जवाब दें। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बहुत बढ़िया डियर। क्वेश्चन ने पूछा है विच ड्रग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड मैन सिंड्रोम। दी गई ऑप्शन के अंदर कौन सी दवाई होगी जो रेड मैन सिंड्रोम करेगी, यानी व्यक्ति को लाल लाल कर देगी। अरे ऐसी कौन सी दवाई होगी जो व्यक्ति को लाल लाल कर देगी। पहला बोल रहा है वेनकोमाइसिन, दूसरा बोल रहा है लिनेजोलिड, तीसरा बोल रहा है क्लोरामफेनिकोल और लास्ट में बोल रहा है सिफाजोलिन। कौन सी दवाई होगी जो मरीज में रेड मैन सिंड्रोम यानी भाई साहब को लाल लाल कर देगी, तो लाल लाल करने वाली
दवाई का नाम होता है वेनकोमाइसिन। राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए। अगर मैं आपसे पूछ लेता ग्रे बेबी सिंड्रोम या ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन करता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार कौन होती है, तो जवाब क्या देना है? क्लोरामफेनिकोन। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, क्या पूछा जाता है? ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम कौन करता है, तो जवाब देना है फोटोथेरेपी। कौन करता है? फोटोथेरेपी करती है भैया जी, याद रखिएगा। फोटोथेरेपी व्यक्ति को क्या कर देती है? ब्रोंज कलर का कर देती है। ब्रोंज बोले तो भूरे कलर का, जी हाँ, ब्रोंज कलर का। सर कैसे हो गया व्यक्ति, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? चलेगा, ब्रोंज कलर का क्यों हो गया व्यक्ति? क्योंकि इसके अंदर बिलिरुबिन का क्या देखने को मिलता है? एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? बेनेथ द स्किन के नीचे अगर आपका बिलिरुबिन जमा होने लगा तो व्यक्ति कैसा देखने को मिलेगा? ब्रॉन्ज कलर का देखने को मिलेगा फोटोथेरेपी में देखने को। सर हम ठीक कैसे करें? मरीज को फ्लूइड दे दो। हम इसको ठीक कैसे करें? मरीज को पानी पिलाओ, फ्लूइड दे दो, आईवी से दे दो, कैसे भी दे दो, यूरिन के साथ निकल आएगा। ग्रे बेबी सिंड्रोम कैसा? ग्रे कलर का बच्चा कब नजर आएगा? जब क्लोरामफेनिकोल की टॉक्सिसिटी होगी। और क्लोरामफेनिकोल की टॉक्सिसिटी में यह जाकर के बोन मैरो सप्रेशन का भी काम करती है। किसका करती है भैया जी? याद रख लेना, बोन मैरो को क्या कर देती है? सप्रेशन कर देती है, याद रख लेना। यानी मरीज में क्या देखने को मिलेगा? पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया का मतलब मरीज में ल्यूकोसाइट के नंबर कम हो गए, ल्यूकोसाइटोपिनिया, इरिथ्रोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यानी प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाना, डब्ल्यूबीसी के नंबर कम हो जाना, आरबीसी के नंबर कम हो जाना, कंडीशन कहलाती है पैनसाइटोपिनिया। कब हुआ? जब बोन मैरो में दिक्कत देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। जी हाँ, आयरन ओवरलोड वाले मरीज में स्किन कैसी हो जाएगी? ब्राउन कलर की हो जाएगी। आयरन ओवरलोड होगा तो मरीज में स्किन कैसी हो जाएगी? ब्राउन कलर की हो जाएगी। याद रख लेना, किसमें? आयरन ओवरलोड में। जिसको किससे ठीक करोगे? चिलेसिन थेरेपी से करेंगे। बहुत बढ़िया। बोन मैरो डिप्रेशन आया था डीआर, बहुत बढ़िया। तो यहां राइट आंसर क्या चला गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भैया जी, ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिएगा वरना यहां फिर से भैंस पानी में जा सकती है। जी हां, साल्टी किस? साल्टी बेबी, नमकीन बच्चा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। बहुत बढ़िया टारगेट बेटा। यहां ध्यान से पढ़ेगा वरना भैंस पानी में जा सकती है। मैंने आपको बता दिया है, अपनी भैंस का सारे व्यक्ति ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ने पूछा है द नर्स इज ए केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु अंडर वेट है स्टेप्टेक्टमी। एक मरीज है जिसमें क्या कर दिया? स्टेप्टेक्टमी कर दिया। क्लियर है? चलेगा। टू प्रिवेंट ए पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना चाहते हैं। द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट। नर्स मरीज को कौन सा इंस्ट्रक्शन देगी? नर्स मरीज को कौन सा इंस्ट्रक्शन देगी? ध्यान से पढ़िएगा। किसके अंदर? स्टेप्टेक्टमी कर दिया। स्टेपीज बोन को निकाल रहे हो। पहला बोल रहा है स्नीज विथ हर माउथ ओपन, उसको बोलना है छींक अपने मुंह को खोल करके खाएं। दूसरा बोल रहा है फ्रीक्वेंट ब्लाउ हर नोज, बार बार अपने नाक को क्या करें? फुलाने की कोशिश करें, कंप्रेशन पैदा करें। क्लीन हर ऑपरेटिव ईयर विथ ए कॉटन टिप एप्लीकेटर ट्वाइस ए डे। अरे भैया जी, जी हाँ, टिप के ऊपर कॉटन लगा करके कान को 2 बार साफ करें। लास्ट बोल रहा है रिज्यूम बेंडिंग एंड द स्टेनिंग व्हेन सी नो लॉन्गर एक्सपीरियंसिंग ईयर पेन। जब आपको कान में दर्द नहीं हो, तब आप अपने आप को बेंड कर सकते हो, आप अपने आप को झुका सकते हो। वेरी गुड। एक बच्चे का सही जवाब आया है सुखामी मामा। बहुत बढ़िया डियर। राफेल स्टूडेंट है आज का, एक बच्चे का करेक्ट आंसर है, बाकी सब की सब बच्चों की गई भैया जी भैंस पानी में। आपका डी नहीं होगा भैया जी। लास्ट बोल रहा है रिज्यूम बेंडिंग, यानी भाई साहब बोल रहे हैं मेरी बॉडी को कब बेंड कर लूं? जब कान में दर्द नहीं। अरे भैया जी, कान में दर्द का कंसेप्ट नहीं है, या आपको दिमाग लगाना है 2 to 3 वीक, 2 से 3 वीक तक मरीज को बेंडिंग नहीं कराना। जैसे ही वो अपनी बॉडी को बेंड करेंगे, बॉडी को बेंड करेंगे, जल्दी से अपने कमेंट को चेंज कीजिएगा। सारे के सारे बच्चे, हर एक बच्चा कमेंट को चेंज करेगा जल्दी से। अगर वो अपनी बॉडी को बेंड करते हैं, ईयर में प्रेशर बढ़ जाएगा। ईयर में प्रेशर बढ़ने से जो आपने प्रोस्थेटिक वगैरह कुछ लगाया वो डिसलोकेटेड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा बोल रहा है कि आपको क्या करना है? कॉटन टिप एप्लीकेटर से ईयर को क्लीन करना है। दिन में 2 टाइम कभी भी नहीं करना। ये आपको क्या कर
सकता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट कर सकता है। ये क्या करेगा, जी हाँ बहुत बढ़िया, ये क्या करेगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट कर देगा, इसको अवॉइड करना है। दूसरा बोल रहा है फ्रीक्वेंटली ब्लाउ हर नोज, नाक को बार बार फुलाओ। अरे भैया जी, जब नाक को बार बार फुलाओगे तो ईयर में प्रेशर क्रिएट होगा। क्या होगा, ईयर में प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये काम भी आपको नहीं करना। पहला बोल रहा है स्नीजिंग विथ हर माउथ ओपन, छींक खानी है, चलेगा, जो भी नाम है कर लीजिएगा। आपने क्या पूछा था, स्पीड रहती है भैया जी कमेंट की, इसके लिए चेंजेज हो जाता है, कोई नहीं। राइट आंसर क्या चला जाएगा, ए। अब मुझे बताओ कि एक मरीज है जिसके अंदर स्टेप्टेक्टमी नाम की आपने सर्जरी कर दी, आप उसको ये थोड़ी बोल सकते हो कि स्नीजिंग को अवॉइड करो। छींक को कभी रोक सकते हो क्या, जिंदगी में कभी छींक को नहीं रोक सकते। तो यहाँ एग्जामिनर ने अच्छा सा ऑप्शन दिया, छींक को तो नहीं रोक सकते लेकिन मुंह को खुला करके तो खा सकते हो। जी हाँ, क्यों खा रहे हो, अगर आपने क्लोज माउथ के साथ में स्नीजिंग की, अगर आपने क्या किया, क्लोज माउथ के साथ में आपने भैया जी स्नीजिंग की, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर इनटू ईयर। कहां हो जाएगा, ईयर में। और क्या कर देगा, डिसलोकेट द प्रोस्थेटिक प्रोस्थेटिक को क्या कर देगा, डिसलोकेट कर देगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। इसीलिए आप भी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करो। उस बंदे का टैलेंट देखो कि जब सारे के सारे बच्चे डी ऑप्शन दे रहे थे, उसके बीच में उसने ए जवाब दिया, यानी कुछ नया करने की कोशिश की, तो उसका करेक्ट जवाब गया, करेक्ट गया तो उसका नाम आया। आप भी कीजिएगा, आपका नाम भी आएगा। क्लियर है, चलेगा। राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, क्लोज नहीं करना है। जब बंद मुंह को साथ में स्नीजिंग करोगे, अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, अंदर लगाया गया प्रोस्थेटिक हिल जाएगा, दिक्कत पैदा कर देगा। तो यहां आपको क्या करना है, ओपन माउथ के साथ में स्नीजिंग देखने को मिलेगी। क्वेश्चन में मजा आया या नहीं आया डियर, चलेगा। नेक्स्ट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या देखने को मिलेगी, उत्कर्ष परिवार ने आज से ही बैच लॉन्च कर दिया है दोस्तों। जी हां, 6 तारीख का वो समय आ चुका है। आज से ही ऑनलाइन और ऑफलाइन की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। ऑफलाइन क्लासेज जालोरी गेट के सेंटर पे आपकी लग रही है, बोले तो जोधपुर के अंदर। और ऑनलाइन की क्लासेज कहां देखने को मिल रही है, ऑनलाइन आपको ऐप के माध्यम से ले पाओगे, जिसकी फीस कितनी देखने को मिलेगी, मात्र 8,500 रुपए फीस देखने को मिलेगी। कब स्टार्ट हुआ है, 6 दिसंबर, आज ही से यह बैच स्टार्ट हुआ है। इसी बुकलेट कवर के साथ में यह आपको अवेलेबल मिलेगा। तो प्ले स्टोर से उत्कर्ष क्लासेज के ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा और इस कोर्स को परचेज कीजिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। क्लियर हो गया डियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सर हमें ऑफलाइन में आना है, अगर हमें क्या आना है, ऑफलाइन के अंदर परचेज करना है, तो याद रख लेना फीस कितनी रहेगी, 20,000 रुपए, मात्र 20,000 फीस रहेगी। लेकिन स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। क्या चल रहा है, स्पेशल डिस्काउंट है। स्पेशल डिस्काउंट स्टार्टिंग के 200 स्टूडेंटों के लिए रहेगा। किसके लिए, स्टार्टिंग 200 स्टूडेंट के लिए देखने को मिलेगा। वो कितना है भैया जी, फीस के अंदर 2000 का डिस्काउंट है। कितना, 2000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और अब फीस कितनी हो गई, 18,000 रुपए, मात्र 18,000 रुपए की फीस के साथ में आज ही आप एडमिशन ले सकते हो, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो, अपने और अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकते हो। तो जुड़ जाएगा आज ही उत्कर्ष परिवार से, ऑनलाइन परचेज कर पाओगे 8,500 रुपए के अंदर। जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा, जैसी की जैसी लाइव क्लास लगेगी क्लासरूम के अंदर, वो आपको मिलेगी। क्लास होने के बाद में वो रिकॉर्डेड के रूप में सेव हो जाएगी। वीकली टेस्ट होगा, डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, कंप्लीट सिलेबस पैटर्न पे आपको नोट्स मिलेंगे, वेल कंसेप्चुअल स्टडी करवाई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज, यहां तक कि इमेज बेस, वीडियो बेस की संपूर्ण क्लासेज भी आपको वहां अवेलेबल मिलेगी। वीडियो बेस के क्वेश्चन कैसे होते हैं, इमेज बेस के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, आज ही जुड़ जाएगा उत्कर्ष परिवार से और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। अधिक जानकारी पता करने के लिए हेल्पलाइन नंबर आपको मिल रहे हैं, उसके माध्यम से परचेज कोई भी हेल्पलाइन के माध्यम से हेल्प ले सकते हो डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फटाफट से पढ़िएगा भैया जी, जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का क्या जवाब चला जाएगा, ने क्या पूछा है भैया जी, ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन ने पूछा है, ए पेशेंट इज ए शेड्यूल, एक मरीज है जिसके अंदर क्या शेड्यूल कर दिया, एक मरीज है जिसमें शेड्यूल हो गया है फ्रॉम आईवीपी, इंट्रावीनस पाइलोग्राम। क्या कर दिया है, इंट्रावीनस पाइलोग्राम।
इंट्रावीनस पाइलोग्राम का मतलब क्या कर रहे हो, इंट्रावीनस के रूट से तो आप मरीज को क्या दोगे, डाई इंजेक्ट करोगे और वो डाई बॉडी में पूरी में घूम जाएगी, तब आप किडनी का असेसमेंट करोगे यूजिंग ए रेडियो ओपेक डाई। और क्या लगा दिया, रेडियो ओपेक डाई, विच इज द फॉलोइंग असेसमेंट मोस्ट क्रिटिकल बिफोर द प्रोसीजर। अरे भैया जी इस प्रोसीजर से पहले कौन सा ऑप्शन बहुत क्रिटिकल के रूप में देखने को मिलेगा। पहला बोल रहा है मेजरमेंट बेसलाइन पेरिफेरल पल्स रेट, बोल रहा है प्रोसीजर करने से पहले पेरिफेरल रूट की पल्स रेट चेक करो। दूसरा बोल रहा है हिस्ट्री ऑफ इनटेक आउटपुट पता करो। तीसरा बोल रहा है एलर्जी पता करो आयोडीन से। और लास्ट बोल रहा है मेजरमेंट हाइट एंड वेट। तो याद रख लेना हाइट और वेट में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कोई जरूरी नहीं है, इसमें गड़बड़ नहीं देखने को मिलेगी। पहला क्या बोल रहा है, पेरिफेरल पल्स कब चेक करोगे, आफ्टर की जाती है, बाद में पता की जाती है कि जिस रूट से आपने इंजेक्ट की उससे पेरिफेरल रूट में कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है इनटेक आउटपुट, तो इनटेक आउटपुट बाद में देखेंगे कि हमने डाई इंजेक्ट कर दी उसके बाद में भाई साहब भाभी जी का आउटपुट देखने को मिला या नहीं मिला, इसको भी पहले जरूरत नहीं है। मरीज को सबसे पहले पता करो कोई एलर्जी तो नहीं है। सबसे पहले क्या पता करोगे कि भाई साहब भाभी जी में किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी तो नहीं है। किससे एलर्जी नहीं होनी चाहिए, आयोडीन से एलर्जी नहीं होनी चाहिए, वरना डाई जाकर के दिक्कत पैदा कर देगी, यह आपको पता करना है। और जब भी आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए उसके बाद में मरीज को क्या इंक्रीज कर देना है, फ्लूइड इंक्रीज कर देना और मरीज को क्या बोलना है, यूरिन को पास आउट करो। क्या करो, यूरिन को पास आउट। सर ये इंट्रावीनस पाइलोग्राम में होता क्या है भैया जी, पेरिफेरल रूट से मरीज को क्या दी जाती है, डाई इंजेक्ट की जाती है। डाई पूरी की बॉडी में घूमेगी 10 से 15 मिनट, जैसे ही घूमेगी उसके बाद में आप एक्सरे विजुअलाइजेशन करोगे जिसमें बॉडी में किडनी में किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी होगी, किडनी के अंदर या यूरेटर के अंदर, यूरिनरी ब्लडर में, यूरिथ्रा में कोई भी दिक्कत देखने को मिलेगी तो उसको इजीली विजुअलाइज कर पाओगे। ये कंडीशन क्या कहलाती है, आईवी। आपको ये कंडीशन क्या कहलाती है, आईवीपी। क्लियर है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो यूरिन आउटपुट बाद में देखेंगे, एलर्जी पहले देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन ने पूछा है द नर्स इज असेसिंग ए 32 ईयर ओल्ड पेशेंट विद ओस्टोस्क्लेरोसिस। ध्यान रखिएगा वरना फिर से कौन चली जाएगी, नहीं जाने देना है उसको। द नर्स इज असेसिंग 32 ईयर ओल्ड, 32 साल का कोई व्यक्ति है जिसके अंदर क्या देखने को मिला, ओटोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन। द नर्स शुड टू बी अवेयर द पेशेंट हियरिंग लॉस। नर्स को पता है मरीज के अंदर हीरिंग लॉस वाली दिक्कत देखने को मिलेगी। पहला बोल रहा है विल बी रिजोल्व इनटू 4 to 6 वीक विदाउट इंटरवेंशन, बिना इलाज के 4 से 6 वीक में ठीक हो जाएगी। दूसरा बोल रहा है टिपिकली अफेक्ट बोथ ईयर, दोनों कानों का इन्वॉल्वमेंट होगा। तीसरा बोल रहा है अकर्ड सडनली, अचानक से देखने को मिलेगी। लास्ट बोल रहा है एसोसिएटेड विद द ईयर पेन, कान में दर्द देखने को मिलेगा। अरे भैया जी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कमेंट जरूर करना है। कमेंट बॉक्स को तो रोक ही दिया आपने गलत होने के डर से। अरे गलत उसी का होगा जिसका एग्जाम में सही होगा। जो आज कमेंट करेगा वही खुद को कॉन्फिडेंट करेगा। कमेंट कीजिएगा, खुद को कॉन्फिडेंट कीजिएगा, बस कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। जो आपको जवाब लगता है वो जवाब दीजिएगा। गलत होगा तो मैं सही करने के लिए बैठा हूं। मेरा टारगेट हमेशा रहता है कुछ नई चीज जो आपके एग्जाम के लायक होती है वो पढ़ाई जाए, तो नए क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। क्लियर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन कहां से ले आए, हमें तो समझ में ही नहीं आया। समझना है, आगे गलत नहीं होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर। ओटोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या हो गया, बोन अपॉन बोन। ओटोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या हो गया, बोन अपॉन बोन। बोन के ऊपर बोन देखने को मिली, बोले तो कहां देखने को मिली, कान के अंदर। कान के अंदर कौन सी होती है, मेलस इंकस स्टेपिज। 3 बोन पाई जाती है कान के अंदर, कौन सी, मेलस इंकस स्टेपिज। यही होती है, मेलस होती है, इंकस होती है, स्टेपिज जो सबसे छोटी होती है। चलिएगा, ये इस प्रकार से देखने को मिलती है। नॉर्मली ऐसी होती है, हाँ सर ऐसी होती है। लेकिन अब हड्डी के ऊपर हड्डी बनना शुरू हो जाए, ये कंडीशन क्या कहलाती है, ओटोस्क्लेरोसिस। ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ओटोस्क्लेरोसिस। अब क्या हो गया, कान के अंदर जाने वाला साउंड नहीं जा रहा है। अब यहां से कोई भी साउंड अंदर जा ही नहीं रहा है, तो मरीज में क्या देखने को मिलेगी, हीरिंग लॉस। क्या हो जाएगा, मरीज में हीरिंग लॉस हो जाएगी। अब आपसे पूछा कौन सा ऑप्शन मैच खाएगा। पहला बोल रहा है रिजोल यानी ठीक हो जाएगी 4 से 6 हफ्ते बाद में बिना ट्रीटमेंट के। तो आप मुझे बताओ, हड्डी के ऊपर हड्डी बनना शुरू हो गई, क्या ये 4 से 6 हफ्ते में अपना आप ठीक हो जाएगी, नहीं होगी, इम्पॉसिबल है। अपना आप कैसे ठीक होगी, नहीं होगी। दूसरा क्या बोल दिया, टिपिकली अफेक्ट बोथ ईयर, क्या ये दोनों कानों का इन्वॉल्वमेंट करेगी, आगे देखते हैं और क्या पूछ रहा है। तीसरे ने बोल रहा है अचानक से हो जाएगी, अकर्ड सडनली। अरे भैया जी सडन
सडनली कैसे होगी? अब मुझे बताओ कि कान के हड्डी के ऊपर हड्डी बन रही है, अचानक से बन जाएगी? 2 मिनट में बन गई, 4 मिनट में बन गई, 1 दिन में बन गई? नहीं, टाइम लगेगा, लंबा समय लगता है। तो इस ऑप्शन को गलत करो। एसोसिएट विद द ईयर पेन, इसमें कान में दर्द होगा, तो कान में दर्द नहीं होगा। कान में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही, हड्डी के ऊपर हड्डी बन रही है और मरीज को सुनाई नहीं दे रहा है। मरीज क्या कर रहा है? जी हां, गर्दन को ऐसे ऐसे करके सुनने की कोशिश कर रहा है। क्या बोल रहा है रामलाल? इस कान को आगे कर रहा है, कभी इसको आगे कर रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, दर्द नहीं हो रहा है। तो एसोसिएटेड विद द पेन, जी नहीं। तो ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा भैया जी? ये दोनों कानों का इन्वॉल्वमेंट करती है। क्योंकि कैसे हुआ सर? दोनों कानों का, पहले एक कान में हो गई। अब मुझे बताओ कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी जो 1 ईयर पे फॉलो होती है वो दूसरे में कैसे नहीं होगी? होगी। जैसे भी कोई भी न्यूट्रिशनल चेंजेज हुआ, जैसे भी किसी भी बॉडी का जो आपका मिनरल्स का लेवल बढ़ा, तो एक साइड में बढ़ा तो दूसरी साइड में भी दिक्कत पैदा कर सकता है। तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा? बाइलेटरल। क्या होगा? बाइलेटरली इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। आज एक कान में हुई, थोड़े समय के बाद दूसरे कान में भी होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने का तरीका क्या होता है? एलिमिनेशन टेक्निक। ऑप्शन को उड़ाओ, छोटा सा दिमाग लगाना था, ऑटो स्क्लेरोसिस क्या होता है और उसके आधार पर आपको जवाब देना था। क्लियर है? क्या ट्रीटमेंट होगा? ऑपरेशन ही ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन ही ट्रीटमेंट रहेगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मॉर्फिन इज ए कॉन्ट्राइंडिकेट इन, भैया जी किस मरीज को मॉर्फिन नहीं देनी चाहिए? मॉर्फिन कौन से मरीज के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट देखने को मिलती है भैया जी? जवाब दीजिएगा। पहला बोल रहा है एंजाइना यानी दर्द वाले मरीज को, दूसरा बोल रहा है ब्रोंकियल अस्थमा जिसको अस्थमा है, तीसरा बोल रहा है पैनक्रियाटाइटिस जिसका पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन है, लास्ट बोल रहा है एमआई। यहां थोड़ा सा लॉजिक लगाएगा वरना फिर से गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मेरा दिमाग लगा, क्या बात है। जवाब दीजिएगा, क्या जवाब जाएगा? जिन बच्चों ने रट रखा है वो तो करेंगे गलत, मैं डेफिनेटली श्योर हूं। और जो बच्चे क्वेश्चन के ऑप्शन को प्रायोरिटी देंगे वो सारे बच्चे करेंगे सही। आपको क्वेश्चन को प्रायोरिटी देना है, ना कि आपके दिमाग में जो जवाब रटा हुआ आ रहा है उसको प्रायोरिटी नहीं देना है। बच्चों के दिमाग में 2 ही जवाब आ रहे हैं, कौन सा? एक तो पैनक्रियाटाइटिस और दूसरा क्या जवाब आ रहा है? हेड इंजरी। ये 2 जवाब आपके रटे हुए हैं। क्लियर हो गया? हेड इंजरी क्यों दे रहे हो? हेड इंजरी के मरीज को दे देंगे तो असेसमेंट में दिक्कत हो जाएगी। पैनक्रियाटिक मरीज में क्यों दे देंगे? क्योंकि ये इंस्पेक्टर ऑफ द ओडाई को जाकर के क्या करता है? कंप्रेशन पैदा कर देता है और उसके कारण बैक फ्लो के रूप में पैनक्रियाज में क्या बढ़ जाता है? स्टिमुलेशन बढ़ जाता है। स्टिमुलेशन को बढ़ा देगा, स्टिमुलेशन को बढ़ाएगा तो फर्दर पैनक्रियाज में दिक्कत पैदा करेगा, इसके लिए नहीं देते हैं। क्या करता है? स्पाजम। क्या करता है भैया जी? स्पाजम करता है। कहां करता है? नेक पे करता है। नेक के ऊपर, पैनक्रियाज के नेक के ऊपर स्पाजम कर देगा तो अंदर वाले जूस बाहर नहीं जाएंगे, अंदर कंप्रेशन पैदा होगा। अब यहां देखो, एंजाइना यानी दर्द वाले मरीज को देना है, ऑफ कोर्स देना है। मॉर्फिन तो ड्रग के रूप में काम में लेते हैं, पेन किलर अच्छा जवाब है। नेक्स्ट बोल रहा है एमआई, तो एंजाइना और एमआई वाले में देते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में देंगे, जी हां देंगे। क्लियर हो गया? तो ये 2 आंसर तो करेक्ट हो गए। अब 2 ऑप्शन बच गए। अब मुझे बताओ कि अगर पैनक्रियाटाइटिस वाले मरीज को आपने नहीं देनी थी लेकिन दे दी तो क्या हो गया? पैनक्रियाज के मरीज में स्पाजम कराएगा, पैनक्रियाज की नेक का, पैनक्रियाज के अंदर चलेगा। ये आपकी पैनक्रियाज थी, ये आपकी पैनक्रियाज में बना हुआ जूस जो था वो बाहर नहीं निकल पाया, जूस अंदर रह गया, कंप्रेशन बढ़ गया, कंप्रेशन के कारण और पैनक्रियाटिक सेल का डैमेज हो रहा है। क्या मर जाओगे? पैनक्रियाटिक सेल का डैमेज हो रहा है, क्या आप मर जाओगे? जी नहीं मरेंगे। दर्द तो कम करेगा, पैनक्रियाज में सीवियर पेन होता है, क्या पेन को तो कम कर रहा है? जी हाँ, पेन को कम करेगा। सर हम 1 दिन में नहीं मरेंगे, एक टेबलेट से कभी भी नहीं मरेंगे। तो इस कंडीशन में क्या दे सकते हैं? जी हाँ, वैसे नहीं देनी है। मॉर्फिन आर कॉन्ट्राइंडिकेट इन द पैनक्रियाटाइटिस एंड हेड इंजरी। क्लियर हो गया? याद रख लेना। लेकिन इस कंडीशन में दे सकते हैं क्या? ऑप्शन की प्रायोरिटी के अनुसार यहां देनी है। बाकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? मेप्रिडिन। बाकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलेगी? मेप्रिडिन देनी है, कभी भी मॉर्फिन नहीं देनी। लेकिन अब मुझे बताओ कि जिस मरीज में ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, अस्थमा वाली कंडीशन हो गई, मरीज तो पहले से सांस से मरा जा रहा है, और याद रखिएगा मॉर्फिन जाकर के क्या करवाती है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करवाएगी। क्या करवाएगी? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस।
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेशन पैदा करेगी। तो अब मुझे बताओ कि इन भाई साहब को अगर दे दी तो क्या हो जाएगा? अरे सर राम नाम सत हो जाएगा बोले तो भाई साहब खिसक जाएंगे और पीछे भाभी जी विधवा हो जाएगी। क्या इनको देना है? नहीं देना है। अरे ब्रोंकियल अस्थमा वाले मरीज में कभी भी देंगे जी नहीं। सांस है तो आस है, सांस है तो आस है, तो यहां आपको सांस को प्रायोरिटी देना है क्योंकि ये जाकर के सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पैदा करेगी, रेस्पिरेटरी फेलियर वाली कंडीशन कराएगी। पहले से सांस के लिए मरे जा रहे हैं, अब इनको दे दिया तो ये मर जाएंगे। मॉर्फिन पेनक्रेटाइटिस में देनी है नहीं देनी है, लेकिन ऑप्शन की प्रायोरिटी से देनी पड़ेगी, ऑप्शन की प्रायोरिटी से आपको देनी पड़ेगी, लेकिन इनको तो हम वैसे भी नहीं देंगे। क्लियर हो गया? राइट आंसर बी। बहुत बढ़िया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ध्यान से पढ़ेगा वरना फिर से भैंस जा सकती है भैया जी, ध्यान से पढ़ेगा फिर से जा सकती है। अरे भैया जी रोए ना, कोई नहीं, भाई साहब को नहीं मरने दिया क्योंकि अपन ने इनको मॉर्फिन नहीं खिलाई है। क्वेश्चन ने पूछा द नर्स इज ए प्रोवाइडिंग केयर फॉर ए पेशेंट फॉलोइंग ए राइट कैटरेक्ट रिमूवल। एक मरीज है जिसको नर्स केयर कर रही है, जिनके अंदर आपने क्या रिमूव कर दिया? राइट साइडेड कैटरेक्ट रिमूव कर दिया है, सर्जरी हो गई है। विच पोजिशन शुड द नर्स प्लेस द क्लाइंट? अरे नर्स कौन से मरीज को कौन सी पोजीशन देगी? मरीज को क्या कर दिया? राइट साइड का कैटरेक्ट रिमूव कर दिया। चलिएगा, ये अपने वो रोज की क्लास वाले भाई साहब, रोज की क्लास वाले भाई साहब के आपने क्या कर दिया भैया जी? ये क्या हो गई? ये इनकी राइट साइड है और ये इनकी क्या है? लेफ्ट साइड है। चलेगा, राइट साइड में आपने क्या कर दिया? कैटरेक्ट को रिमूव कर दिया। लाल आंख क्यों कर दी सर जी इसके ऊपर? चलिएगा, ये आपने क्या लगा दिया? गोज पीस लगा रखा, ये आपने गोज पीस लगा रखा, इसके ऊपर आपने कैटरेक्ट की सर्जरी कर दी। कौन सी पोजीशन? पहला बोल रहा है राइट साइड लाइन देंगे, कभी भी नहीं देंगे। मरीज को कौन सी पोजीशन देनी है? अनअफेक्टेड। कौन सी देनी है? अनअफेक्टेड देनी है, और उसके साथ में कौन सी देनी है? सेमी फोलस। कौन सी देनी है? सेमी फोलस पोजीशन देनी है, यानी हेड को थोड़ा सा एलिवेटेड रखना है ताकि मरीज में कोई दिक्कत नहीं हो। और दूसरा अनइफेक्टेड वाली साइड में देना है, यानी मरीज को लेफ्ट साइड देनी है। राइट साइड लाइन देंगे जी नहीं। मरीज को कौन सी देंगे? लेफ्ट साइड लाइन के साथ में कौन सी देंगे? सेमी फोलस पोजीशन देंगे। प्रोन उल्टा लेटा सकते हैं, कभी भी नहीं लेटाएंगे, प्रेशर क्रिएट होगा, मरीज में पेन देखने को मिलेगा, टिश्यू रप्चर हो सकता है। आंख के अंदर सर्जरी के दौरान जो भी रप्चर हो सकती है कंडीशन। लास्ट बोल रहा है ट्रेंडलनबर्ग, यानी हेड डाउन और पैरों को ऊपर कर दे, नहीं करेंगे। क्या उड़ जाएगा? इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा भैया जी? आईओपी इंक्रीज होने की रिस्क होगी। क्या आप चाहते हो कि कैटरेक्ट को तो रिमूव कर दिया लेकिन मरीज में दिक्कत और बढ़ जाए? नहीं सर, हम ऐसा नहीं चाहते, तो ये भी नहीं देंगे। फिर ऑप्शन की प्रायोरिटी से हमें क्या जवाब देना पड़ेगा? सुपाइन। बोले तो चुपचाप सीधा सीधा लेट जा। क्या जवाब देना? चुपचाप सीधा सीधा लेट जा। बाकी आपको जवाब क्या देना है? अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछे तो जवाब देना है लेफ्ट साइड लाइन, लेफ्ट साइड लाइन सेमी फोलस पोजीशन। क्या जवाब देना है? सेमी फोलस, यानी मरीज को लेफ्ट साइड लाइन दे दिया, सेमी फोलस दे दिया, ये वाली मरीज को पोजीशन देंगे। दैट्स क्लियर। राइट आंसर ऑप्शन की कंडीशन से क्या चला गया है डियर? सुपाइन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन की प्रायोरिटी मेन होती है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया? द ड्रग ऑफ चॉइस फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। चलेगा, भाई साहब आपकी जिंदगी में आए, इनके लिए आपने भाई साहब को थैंक यू बोला, बहुत बढ़िया। कि उसने पूछा है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलेगी? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का मतलब प्रेगनेंसी में फीमेल को प्रेगनेंसी होने के बाद में क्या हो गया? डायबिटीज मेलाइटस हो गया। फीमेल को प्रेगनेंसी होने के बाद में उनको क्या हो गया भैया जी? डायबिटीज मेलाइटस हो गया। अब उपचार के रूप में क्या दे? तो याद रख लेना सर, पता कब करोगे? तो याद रख लेना 24 से 28 से लेकर के 36 वीक पे आपका क्या किया जाता है? रूटीन इन्वेस्टिगेशन। रूटीन क्या चेक किया जाता है? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के बारे में जांच की जाती है। लेकिन कोई भी फीमेल जो क्या है हाई रिस्क पे है, यानी पहले से उसका इतिहास गवाह है कि उनको यह दिक्कत है, उसमें कब करोगे? तो याद रख लेना 8 से लेकर के 10 वीक पे क्या पता कर लोगे? इसकी जांच करोगे गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का मतलब क्या हो जाता है? प्रेग्नेंट होने के बाद में डायबिटीज आया था, प्रेगनेंसी खत्म होने पे डायबिटीज खत्म हो गया। तो कभी भी क्या इनके अंदर आपको ट्रोग्लाइजिन दोगे? नहीं देंगे भैया जी। ग्लिपिजाइड दोगे? नहीं देंगे। मोटफेरमिन देंगे? नहीं देंगे। ये सारी की सारी क्या होती है? टेरेटोजेनिक होती है, नहीं देनी है। तो फिर अगर देनी पड़े तो क्या देना है? इंसुलिन। इंसुलिन प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? सेफ होता है। याद रखिएगा, जवाब क्या चला जाएगा? डी। मरीज को ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट कॉन्ट्राइंडिकेट होगा। क्या होगा? ओरल हाइपोग्लाइसिमिक
ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रा इंडिकेट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया भैया जी, फटाफट से पढ़ के जवाब दीजिएगा, क्या जवाब चला जाएगा। कमेंट फास्ट डियर, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ लेकिन कमेंट नहीं कर रहा है। कमेंट कीजिएगा डियर, विच सिम्टम वुड अकर इन द पेशेंट विद द डिटेटेड रेटाइना। मैं रेटाइना क्या हो गया, डिटेच हो गया। मरीज में क्या हो गया, डिटेटेड रेटाइना का मतलब रेटाइना अपनी जगह से उखड़ चुका है। रेटिना अपनी जगह से क्या हो गया, उखड़ गया। याद रखिएगा ये मरीज की आई है, पीछे की तरफ में ये स्क्लेरा वाला हिस्सा देखने को मिलेगा, आगे कॉर्निया वाला हिस्सा देखने को मिलेगा, इसके बीच में ये कौन चला गया, कोरोइड वाला हिस्सा, या इसको बोलते हैं यूवियल ट्रैक। और सबसे अंदर वाली संरचना को क्या बोला जाता है, जो स्मूथ वाली कंडीशन होती है इसको बोलेंगे रेटाइना। सबसे बाहर कौन था, स्क्लेरा था, अंदर कौन था, यूवियल ट्रैक देखने को मिलता था, या इसको कोरोइड बोला जाता है, कोरोइड लेयर बोला जाता है। अंदर क्या आ गया, रेटाइना। आगे क्या देखने को मिलेगा, कॉर्निया देखने को मिलेगा। यहां क्या देखने को मिलेगा, ये आइरिस वाला हिस्सा है। ये आइरिस के बीच में गैप क्या देखने को मिला, प्यूपिल वाला हिस्सा देखने को मिलेगा। यहाँ कौन जुड़ा रहता है, लेंस जुड़ा रहता है। यहाँ क्या जुड़ा रहता है, लेंस वाली कंडीशन जुड़ा रहता है। अब मरीज में क्या हो गया, ये रेटाइना यहाँ से उखड़ चुका है, रेटाइना अपनी जगह से उखड़ चुका है, यानी अब ये कैमरा का काम कर रहा था। अब कैमरे में अच्छी पिक्चर बनेगी, सर अच्छी पिक्चर नहीं बनेगी। लास्ट बोल रहा है टोसिस, यानी आंखों का गिर जाना, टोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है माइस्थेनिया ग्रेविस में। किसमें, माइस्थेनिया ग्रेविस का अगर अर्ली सिम्टम पूछ ले, माइस्थेनिया ग्रेविस वाले मरीज में अर्ली कंडीशन में पूछे तो मरीज में टोसिस यानी ड्रॉपिंग ऑफ द आई लीड्स गिर रही है। क्लियर है, ये नहीं होगा। लॉस ऑफ द सेंट्रल विजन, सेंट्रल साइड का विजन अगर मरीज के अंदर लॉस देखने को मिला है तो मरीज में क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रल विजन लॉस वाली कंडीशन में मरीज में ग्लूकोमा वाली कंडीशन आती है। क्या देखने को मिलेगा, ग्लूकोमा वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। ये भी नहीं होगा। होमोनिमस हेमी एनोप्सिया वाली कंडीशन, होमोनिमस हेमी एनोप्सिया वाली कंडीशन। होमोनिमस का मतलब एक ही साइड में, हेमी एनोप्सिया का मतलब एक साइड की आई में विजन चला गया। चलेगा, एक भाई साहब हैं जिनकी ये मोटी मोटू सू आंखें, ये इनका बीच में क्या बना दिया, छोटू सा नाक, ये मोटू सी लिप्स बना दी। ध्यान से देखिएगा, अगर इन भाई साहब का विजन कैसे लॉस हो जाता है, चलेगा ऐसे लॉस हो गया, इस साइड का इस आंख से नजर नहीं आता, इस साइड का इस आंख से नजर नहीं आता, इसको क्या बोलोगे, इसको बोला जाता है बाइनेजल। इसको क्या बोलोगे, बाइनेजल। इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, बाइनेजल। दूसरा कैसा विजन लॉस हो सकता है, ये स्ट्रोक वाले मरीज में होता है डियर। ये किसमें देखने को मिलेगा, स्ट्रोक। दूसरा कैसे, ये भाई साहब की आंखें, इस साइड का नजर नहीं आता है, इस साइड का भी नजर नहीं आता, यानी दोनों लेटरल साइड। इसको क्या बोला जाता है, बाई टेम्पोरल विजन लॉस। इसको क्या बोलोगे भैया जी, बाई टेम्पोरल। याद रखिएगा, बाई टेम्पोरल विजन लॉस बोला जाता है। क्लियर हो गया। हेमी एनोप्सिया क्यों बोला, हेमी का मतलब हाफ, आधा विजन लॉस हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। बाइनेजल के अंदर भी क्या हो रहा था, हेमी एनोप्सिया, यानी एक ही साइड के अंदर थे। क्या देखने को, आधा। आधा बोले तो नाक की साइड में अंदर से नजर नहीं आता, इस आंख से भी अंदर का नजर नहीं आता। क्या बोल दिया, बाइनेजल हेमी एनोप्सिया बोल दिया। बाइनेजल हेमी एनोप्सिया, हेमी एनोप्सिया। एनोपिया का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ द विजन। अब यहां क्या देखने को मिला सर, यहां इसको क्या बोलोगे, बाई टेम्पोरल। यहां इस साइड में टेम्पोरल लोब राइट में चला गया, लेफ्ट में भी टेम्पोरल लोब चला गया। नेक्स्ट आपका क्या पूछा है, होमोनिमस। होमोनिमस का मतलब जहां भी जाएगा सेम कंडीशन में जाएगा। अरे जहां भी जाएगा सेम कंडीशन में जाएगा, तो देखिएगा ये इनकी आंख, ये इनकी क्या है भैया जी, आंख, और दूसरी कंडीशन ये वाली कंडीशन। होमोनिमस कब बोलोगे भैया जी, ध्यान रखिएगा। होमोनिमस वाली कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, इस साइड में भी राइट साइड का चला गया और इस साइड में भी राइट साइड का चला जाए तो क्या बोलोगे, होमोनिमस। ये देखिएगा, इस साइड का विजन लॉस हो गया बोले तो राइट साइड का, और इस साइड आंख का भी राइट इधर ही होगा, ये वाला क्या कहलाएगा, होमोनिमस कहलाएगा। इस आंख में क्या हो गया, लेफ्ट वाला विजन लॉस हो गया, और इस वाले में लेफ्ट वाला विजन लॉस हो गया, यानी दोनों साइड में लेफ्ट वाला विजन लॉस हो रहा है। इस कंडीशन को क्या बोलोगे, होमोनिमस हेमी एनोपिया। क्लियर है, क्या बोलोगे, होमोनिमस। होमो का मतलब सेम, होमोनिमस हेमी एनोपिया। हेमी एनोपिया वाली कंडीशन क्या बोलोगे, ऐसे। जैसे कि ध्यान से, बिल्कुल कंफ्यूजन वाला, बिल्कुल टफ वाली कंडीशन नहीं है, ध्यान से देखिएगा। आज भाई साहब का ओरिजिनल यूज हुआ है अपनी क्लास के अंदर। मुझे अगर राइट साइड से बोले तो इस राइट आई का राइट पोर्शन नजर नहीं आता है, और लेफ्ट आई का भी राइट पोर्शन नजर नहीं आता है, तो क्या बोलोगे, होमोनिमस हेमी एनोपिया बोलेंगे। और कब नजर आता
होता है स्ट्रोक वाले मरीज में। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया भैया जी, गलत हो गया। आपका क्या हो गया, रेटिना डिटेच हुआ था। रेटिना डिटेच होते ही क्या होगा, मरीज में कैसा देखने को मिलेगा, फ्लशिंग लाइट एंड फ्लोटर। जैसे ही मरीज बोलेगा मुझे सर अच्छा दिख रहा था लेकिन अब क्या हो गया, पर्दा गिर रहा है, सडन कर्टन फॉल वाला साउंड देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, कर्टन फॉल वाली स्थिति देखने को मिलेगा। आप बोलोगे सर वो मूवी में पर्दा नहीं गिरता, वैसे अचानक से पर्दा गिरा और मुझे कुछ नजर ही नहीं आया, ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। सी वे अचानक से मरीज में क्या देखने को मिलेगा, विजन लॉस यानी ब्लाइंड हो जाएगा मरीज, ये वाली कंडीशन होती है इसको। ए फ्लोटर का मतलब क्या हो गया, तैरता हुआ विजन, अचानक से उसको लग रहा है जा 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 रहा है चला गया, ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो आई होप आप सभी लोगों ने आज की क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा। दोस्तों आज का सेशन अपना यहीं तक रहेगा, इसी प्रकार से पढ़ते रहें, मस्त रहें, उत्कर्ष परिवार के साथ में बने रहें। कल का सेशन अपना शाम को 4:15 बजे होगा, एक से एक शानदार और जानदार क्वेश्चन डील करेंगे कल के सेशन के अंदर। आज के लिए इतना ही, बने रहें उत्कर्ष परिवार के साथ और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।